ऑलराइट, सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सब लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अपने कामों में व्यस्त हो और लापरवाही नहीं कर रहे हो, है ना। सबसे जरूरी बात क्या है कि लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि अब टाइम हमारे पास है नहीं। अब हमारे पास टाइम है नहीं, एक एक करके दिन बीत रहे हैं और हम लोगों का हर एक दिन कम होता जा रहा है। फिर हमको लास्ट मोमेंट पे आते आते बोर्ड की टेंशन, जेई की टेंशन, नीट की टेंशन, सीयूईटी की टेंशन, बहुत सारी टेंशन सर, बहुत सारे अब प्रॉब्लम्स आएंगे। और एक बात और बता रहा हूँ, कई सारे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम और आएगी, उनका स्कूल लास्ट में बहुत सारे प्रैक्टिकल असाइनमेंट, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। तो अगर आप अभी से सिंसियर हो, अगर आप अभी से टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप अभी से लापरवाही नहीं कर रहे हो, तभी आप लास्ट में अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज लास्ट में आप पैनिक अटैक के शिकार हो जाओगे, एंजाइटी वगैरह से आप लोगों के जूझने। आपको यही नहीं समझ में आएगा कि मैं करूँ तो करूँ कैसे, करूँ तो करूँ क्या, चीज़ों में उलझ के रहने लगोगे। तो चीज़ों में उलझ के नहीं रहना बेटा, स्टार्टिंग से थोड़ी थोड़ी मेहनत करते चलनी है ना। स्टार्टिंग से मेहनत करते रहना है, ताकि लास्ट के मोमेंट में जब कोई एक्स्ट्रा वर्क हमारे ऊपर आ जाए तो हमें बर्डन ना फील हो, हमें ये ना हो कि यार मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा सब बर्बाद होता दिख रहा है, मैंने रिवीजन कर पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, रिएजेंट शीट बनाना शुरू कर दो, और तो और टाइम टू टाइम अभी ही रिवीजन करना शुरू कर दो, ताकि जब लास्ट मोमेंट आए तो वहां पे आपकी थ्योरी तो कंप्लीट रहे, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रहे। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी भी करते रहो, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल की होनी चाहिए, लास्ट में हाई लेवल के, हाई पास्ट ईयर, मतलब अच्छे अच्छे पास्ट ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। तो हर एक चीज का अपना एक पैटर्न होता है, हर एक चीज का अपना एक तरीका होता है। ये बेटा मतलब ऐसा ये रेस नहीं है कि तुम आज दौड़ना शुरू किए, नहीं, इसमें टाइम लगता है। ये जो चीज, जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है, इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज किया कल हो जाए, कल मेरे को रिजल्ट मिल जाए, नहीं मिलेगा कल रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है ना। ये जो आप जिस जर्नी को चूज किए हो ना, वो टाइम टेकिंग है, ठीक है, वो समय लेगा। लेकिन समय लेने के बाद जब वो देगा तो भर भर के देगा। बहुत सारी चीज़ें आपसे छीन सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपसे ले सकता है। सर हम लोग खेल सकते थे, हम लोग घूम सकते थे, मैं बिल्कुल सोशल नहीं रह गया, मैं लोगों से बात करना भूल गया। सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो आपको लोगों से बात करनी ही क्यों है, आपको सोशल होना ही क्यों है। अभी ये जो जर्नी है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए है, तो आप पढ़ते रहो मन लगा के। कल हम लोगों ने एलिमिनेशन में इवन वाला पार्ट, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हमको बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ना है। आज हमें बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखना, हमेशा ये बात याद रखना, जब भी लाइफ में आपको ऐसा ये फील होना शुरू हो जाए कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है, या मैं कैसे करूँ, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो खुद से एक सवाल पूछना विथ ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछना। आंखें बंद करना, थोड़ा सा पानी पीना, एकदम रिलैक्स होकर बैठना, खुद से एक सवाल पूछना कि मैं मेरे से हो नहीं पा रहा है कि मैं कर नहीं रहा, मेरे से हो नहीं पा रहा है ये काम कि मैं कर नहीं रहा। 99% केस में आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आप लापरवाही कर रहे हो। वरना अगर आप करने पे आ जाओ तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं हो पाएगा। बाकी लोग जो कर रहे हैं वो भी तो इंसान ही है। नहीं हो पा रहा है इसका मतलब आपने मक्कारी कर रखी है, और जो मक्कारी कर रखी है बेटा, तो एक बहुत अच्छा मेरे को एक लाइन बहुत अच्छी लगती है कि इफ़ यू वेस्ट द टाइम, टाइम विल बी वेस्ट यू। अगर आप समय को नष्ट करोगे तो समय ही आपको नष्ट कर देगा। ये वन ऑफ द माई फेवरेट है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वही बात मैंने आपको बोला कि अगर आप एक एक दिन का समय वेस्ट कर रहे हो तो मार्क माई वर्ड, लास्ट के मोमेंट पे ये एक एक दिन आपको रुला देगा, तड़पा देगा आपको, जब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो अभी से सिंसियर रहो, अभी से पूरी मेहनत करते रहो, अभी से पूरा डेडिकेशन दिखाते रहो, अभी से नोट्स बनाते रहो प्रॉपर। नोट्स को बिना कसम खा लो कि बिना नोट्स का रिवीजन किए कभी सोओगे ही नहीं। सोने से पहले नोट्स का रिवीजन करना है। नोट्स का रिवीजन ऐसे नहीं कि ऐसे पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, नहीं, लिख लिख के किया जाता है। नोट्स का रिवीजन हमेशा लिख लिख के करना। एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन कम, जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन कम। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा, मैं बस पढ़ा सकता हूँ, बाकी काम आपका है। मैं 10% यहाँ से दे सकता हूँ,
ठीक, बाकी काम आपका है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, अब बहुत भयंकर मेहनत करना पड़ेगा, पूरा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? सर बिल्कुल। तो बेटा इसी अच्छी बात के साथ अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है? बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को बेटा हम लोग E2 रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? E2 रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग E2 रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है? बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा जैसे SN1 रिएक्शन से सिमिलर होता था E1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन बिल्कुल किससे सिमिलर था? SN1 रिएक्शन से। वैसे ही बेटा बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन किससे सिमिलर होगा? SN2 से। E2 रिएक्शन SN2 की तरह थोड़ा सा सिमिलर होगा, लेकिन कुछ चेंजेज होंगे SN2 में और E2 रिएक्शन में, कुछ चेंजेज होंगे। वो चेंजेस क्या होंगे? सारी बातों को हम लोग समझेंगे ध्यान से, सारी बातों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। समझ रहे हो बात को? सबसे पहली बात आपको यह ध्यान देना है कि जैसे SN1 रिएक्शन 1 स्टेप का था, SN2 रिएक्शन एक स्टेप का रिएक्शन था, SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप का रिएक्शन था ना? हाँ सर, 1 स्टेप रिएक्शन था SN2। सिमिलरली E2 रिएक्शन भी 1 स्टेप रिएक्शन होगा। E2 भी 1 स्टेप रिएक्शन है, बहुत अच्छी बात है। वहां पे भी क्या होता था? वहां पर भी फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होता था। कहां पर? SN2 में। सिमिलरली यहां पर भी फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होगा। और एक मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात बताऊं, वहां पर भी पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता था, यहां पर भी पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट का ही फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना, वहां पर भी पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता था और यहां पर भी पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट का ही फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? सर बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट थी, यहां पर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नीडेड था, यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस नीडेड होगा। सर स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो सकता है? जैसे देखो NH2 नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ NH3, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर सोडामाइड NaNH2 लिख दे, क्वेश्चन में ये लिख दे, या फिर ये लिख दे, या फिर सोडामाइड लिख दे। तीनों एक ही बात है और तीनों ही क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि बहुत फास्ट E2 रिएक्शन को प्रमोट करेंगे। चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, ये तीनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है और बहुत ही जल्दी E2 रिएक्शन को प्रमोट करेंगे। ठीक बात है बेटा? सर बिल्कुल ठीक बात है। अगली बात ध्यान देना, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए क्वेश्चन में OH नेगेटिव इन ROH, मतलब हमारे पास कोई बेस है और वो बेस कहां पे है? किसी अल्कोहलिक मीडियम में है। बेस इन अल्कोहलिक मीडियम, इसका क्या हुआ? OH मतलब OH नेगेटिव का मतलब बेस और ROH का मतलब अल्कोहल। तो हमारे पास बेस हो किसी अल्कोहलिक मीडियम में, तब भी हम लोग E2 रिएक्शन को प्रीफर करेंगे, तब भी हम लोग E2 रिएक्शन को प्रीफर करेंगे। ठीक है? हाँ सर। तो OH नेगेटिव इन ROH लिखा हो, या फिर अल्कोहलिक KOH लिखा हो, या फिर अल्कोहलिक OH नेगेटिव लिखा हो, या फिर KOH प्लस ROH लिखा हो, या फिर KOH प्लस ROH लिखा हो। ये सब क्या होते हैं बेटा? ऐसे माइल्ड बेस होते हैं, बट ये सब भी अच्छा SN1 रिएक्शन करते हैं, सॉरी E2 रिएक्शन करते हैं। ये सब क्या है? अच्छा E2 रिएक्शन करेंगे। अब एक बात को ध्यान देना कि SN2 में क्या था? SN2 रिएक्शन में बेटा हमारे पास क्या था? हम लोग KOH लेते तो थे, हम लोग रिएजेंट में KOH लेते थे, लेकिन ये किस मीडियम में होता था बेटा? ये एक्वस मीडियम में होता था। तो अगर एक्वस KOH है, अगर हमारे पास एक्वस KOH है, इसका मतलब SN2, लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH है, इसका मतलब E2। एक्वस OH नेगेटिव है, इसका मतलब SN2, लेकिन अगर हमारे पास अल्कोहलिक OH नेगेटिव है, इसका मतलब E2। ठीक बात है? पक्की बात है? एक्वस NaOH है, एक्वस NaOH है, मतलब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब SN2, लेकिन अगर हमारे पास अल्कोहलिक NaOH है, अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब E2। वहां पे एक्वस होता था, यहां पर अल्कोहलिक होगा। एक्वस कहां होता था सर? एक्वस SN2 में होता था, लेकिन अल्कोहलिक कहां होगा? E2 में होगा। क्लियर है बात? पक्की बात? क्या आप ये बात को समझ पाए? क्या आप इस बात को समझ पाए? पहचानना कहां से है? छोटे से पार्ट से पहचानना है। देखिए ये सब बंदे भी क्या करेंगे? E2 रिएक्शन करेंगे। सारी पॉसिबिलिटी मैं यहीं पे करा दूंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको देखने को बचेगा ही नहीं। आगे को देखो, आगे को देखो।
अगला पॉइंट क्या बोलता है, बीटा हाइड्रोजन, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, बीटा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप इज एक्सट्रैक्टेड बाय बेस। मतलब E2 में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप, मान लो हमारे पास कोई लिविंग ग्रुप X है, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो बीटा हाइड्रोजन होगा, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो बीटा हाइड्रोजन होगा उसको बेस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसको बेस अपने पास बुला लेगा, उसको बेस अपने पास रख लेगा। सर ये पॉइंट थोड़ा सा कम समझ में आया, बिल्कुल मानता हूं कम समझ में आएगा, लेकिन इस पॉइंट को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा तो बोलूंगा कि देखो ये वाला पॉइंट लिखवाया था वहां पे। अभी के लिए आपको बस नोट्स में लिख लेना इन पॉइंट्स को, अभी के लिए आपको नोट्स में इन पॉइंट्स को बस लिख लेना है और तसल्ली से सुनते रहना है, तसल्ली से पूरे कंसंट्रेशन से सुनते रहना है। बेटा पूरा फोकस डाल दो यहाँ पे, एकदम टॉपिक इजी करके बताऊंगा। चलो आगे देखो, आगे देखो, अगर आपको कुछ ऐसा चीज देखने को मिले, अगर आपको कुछ ऐसा चीज देखने को मिले, क्या CH3OK या फिर C2H5OK, यहाँ पे NAB हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, NAB हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ये बेटा कि मान लो हमारे पास कोई ROH होता था, हमारे पास कोई ROH है ना, इस अल्कोहल में से मैंने H हटाया और यहाँ पे कोई मेटल लगा दिया, जैसे पोटेशियम लगा दिया, सोडियम लगा दिया, तो ठीक है, समझ गए बात को, समझ गए बात को सर, बिल्कुल समझ गया बात को सर, बिल्कुल बात को समझ गए। तो बेटा अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिले तो ये सब भी किसको प्रमोट करेंगे, ये सब नॉर्मल बेस हैं, बट ये सब भी अच्छा एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं, ये सब भी E2 रिएक्शन को प्रमोट करते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि अगर हमको CH3OK मिल जाए, है ना, और हमको C2H5OK मिल जाए, तो ये सब भी क्या करेंगे, ये सब है तो नॉर्मल बेस, ये सब है तो नॉर्मल बेस, बट ये सब भी E2 रिएक्शन को प्रमोट करेंगे। यस और नो, यस और नो सर, बिल्कुल ठीक बात है। अगला पॉइंट देखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर, बस ये देखो पहला डिफरेंस आया। SN2 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता था वो मिथाइल हैलाइड का सबसे अच्छा होता था, फिर 1 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री हैलाइड, फिर 3 डिग्री हैलाइड, बट यहाँ पे बिल्कुल उसका रिवर्स है। सबसे अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा 3 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री हैलाइड, फिर 1 डिग्री हैलाइड। मिथाइल हैलाइड E2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, लिख लो इसको, मिथाइल हैलाइड कभी भी E2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि E2 रिएक्शन में कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होता है, और मिथाइल हैलाइड में सिर्फ एक कार्बन है, तो अल्कीन कहां से बनेगा। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस, यानी कि E2 रिएक्शन में अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सर ये भी बात क्लियर है। अब स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज प्रमोट E2 एंड अनस्टेबल अनायंस आर स्ट्रॉन्ग बेस, ये बात मैंने बता चुका है, ये बात मैंने बता रखा है कि जितने भी अनायन अनस्टेबल होते हैं, अगर अनायन अनस्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी फेंकेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद से जल्दी बाहर निकालेगा। अब जब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी बाहर निकालेगा तो H+ को जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ सर, तो जितने भी अनस्टेबल अनायन होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह के स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अनस्टेबल अनायन आर द स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादातर केस में क्या, हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा एलिमिनेशन यानी कि E2 रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा बेटा E2 रिएक्शन को प्रीफर करेंगे। क्या ये बात भी क्लियर है, क्या ये बात भी क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अगला बात देखो, E2 रिएक्शन विल पॉसिबल व्हेन बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, यानी कि जब हमारे पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी E2 रिएक्शन करा पाएंगे हम लोग। अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो E2 रिएक्शन भी हम लोग नहीं करा सकते हैं। इतने पॉइंट्स क्लियर हैं, इतने सारे पॉइंट क्लियर हैं आपको, तो जल्दी से आप पहले सारे पॉइंट को लिख लो, जल्दी लिखो। और बेटा अब हम लोग इस रिएक्शन को समझते हैं, रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं और फिर आगे के पॉइंट्स को करना शुरू करते हैं। ठीक बात है, एक सेकंड रुकना, इको अधिक होने लगी ना, 1 मिनट बस रुक जाना आप। तो चलो स्टार्ट करें बेटा। अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये कोई मॉलिक्यूल ले लिया, हम लोगों ने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। अब एक बात ध्यान देना, अब एक बात ध्यान देना कि ये जो ब्रोमीन है बेटा, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन, यानी कि ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन बीटा कार्बन, यानी कि ये कार्बन क्या हो गया, बीटा। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, यानी कि ये भी क्या है हमारा बीटा हाइड्रोजन, ये भी क्या है बीटा हाइड्रोजन, ये भी क्या है बीटा हाइड्रोजन। ठीक बात है, इससे बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक बेस ले लिया, एक अच्छा खासा बेस ले लिया, वो उस बेस को मैंने क्या किया कि इस बंदे के साथ ट्रीट कर दिया, इस सब्सट्रेट के साथ मैंने इस बेस को ट्रीट किया।
अब ये बेस क्या करेगा, अब ये बेस क्या करेगा, बेस लिया साथ में कुछ हीट भी ले लिया। ध्यान देना, E2 रिएक्शन में भी हीट रिक्वायर्ड होता है। तो ये बात लिख लो यहां पे, ये बात लिख लो यहां पे, हीट इज रिक्वायर्ड फॉर E2 रिएक्शन ऑल्सो, यानी कि E2 रिएक्शन के लिए भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक बात है बेटा? सर बिल्कुल ठीक बात है, सर बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मैंने एक बेस ले लिया, उसके साथ एक हीट ले लिया, मैंने हमारे पास ये कोई एक सबस्ट्रेट लिया, इस सबस्ट्रेट को मैंने एक बेस से ट्रीट किया, इस सबस्ट्रेट को मैंने एक बेस के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, अब ये बेस क्या करेगा, अब ये बेस क्या करेगा, अब ये बेस क्या करेगा, ये जो बेटा बेस होता है ना, ये हमेशा अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर, सॉरी बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है। ये जो बेस होता है वो हमेशा बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है। सर बीटा हाइड्रोजन को ही क्यों एक्सट्रैक्ट करता है? ये जो बेस है हमेशा बीटा हाइड्रोजन को क्यों ही सिर्फ और सिर्फ बीटा हाइड्रोजन को ही क्यों पकड़ता है? ध्यान समझना, ध्यान से समझना बेटा। एक बात बताओ मुझे, जो बेस है, बेस को क्या चाहिए, बेस को क्या चाहिए? सर बेस को चाहिए एसिड, ताकि एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाए। बेस को क्या चाहिए? एसिड। एसिड प्लस बेस गिव्स आउट न्यूट्रल कंपाउंड, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट न्यूट्रल कंपाउंड। तो बेस को क्या चाहिए? सर बेस को एसिड चाहिए। और आप एक बात अभी कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो एक बात, क्या कि एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन आर द फास्टेस्ट रिएक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, एसिड बेस रिएक्शन आर द फास्टेस्ट रिएक्शन, यानी कि दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो, लेकिन उन रिएक्शन में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा। दुनिया में कितने भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, लेकिन सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा होता है? एसिड बेस रिएक्शन। ये बातें क्लियर हैं? ये बातें क्लियर हैं क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। तो आप ये बात ध्यान रखो कि जो बेस है इसको किसकी तलाश है? इसको किसी H पॉजिटिव की तलाश है, इसको किसी एसिड की तलाश है। हाँ सर, हाँ सर। अब ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, जो ब्रोमीन है क्या ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? ये ब्रोमीन जो है क्या ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? हाँ सर, ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास वाले हाइड्रोजन जो होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास वाले हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं सर? वो हाईली एसिडिक होते हैं। समझो, HCl देखो, HCl, यहां पर ये जो H क्या है? एसिडिक है। HBr देखो, ये क्या है? यहाँ पर ये जो H प्रेजेंट है क्या है? एसिडिक है। अब और देख लो, और देख लो, क्या देखोगे? HF देख लो, ये H क्या है? एसिडिक है। ये H क्या है? एसिडिक है। सर क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये सारे H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है। ठीक बात है? हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास कि जितना पास कोई भी हाइड्रोजन, कोई भी H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जितना करीब होगा वो उतना अधिक एसिडिक होगा। कोई भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जितना करीब होगा वो उतना अधिक एसिडिक होगा। हाँ या ना? ये बात क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुआ? सर बिल्कुल क्लियर हुआ। सर बिल्कुल क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। सर ऐसा है क्यों? ऐसा है क्यों? बात को समझो, बात को समझो। यहां पे समझो फ्लोरीन जो है बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ सर, फ्लोरीन के साथ मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, फ्लोरीन के साथ मैंने H को जोड़ दिया। अब आप बताओ कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है। यस सर, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि फ्लोरीन अधिक ताकतवर है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। ये फ्लोरीन बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा और फ्लोरीन पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। समझ गए बात को? सर बिल्कुल समझ गए बात को। अब अगर इस पे डेल्टा पॉजिटिव है बच्चा, इस पे डेल्टा नेगेटिव है, तो जैसे ही एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में पड़ेगा, ये खटाक से बॉन्ड टूटेगा। हाँ सर, अब जैसे ही ये बॉन्ड खटाक से टूटा, हमें क्या मिल गया? H पॉजिटिव और F नेगेटिव। F नेगेटिव तो स्टेबल है, F नेगेटिव तो स्टेबल है, लेकिन ये बंदा क्या हो गया? अनस्टेबल। ठीक है, मैं दूसरे टर्म में बोला हूं, कोई बंदा ये मत बोलना कि सर फ्लोरीन का साइज छोटा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, आपकी बात ठीक है, बट मैं ये बात बोल रहा हूं कि H पॉजिटिव के कंपैरिजन में तो ये तो स्टेबल है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रख तो सकता है, बट ये इसका क्या?
इसके पास सर इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। और आपको एक बात पता है कि H पॉजिटिव वो आपने पढ़ा हुआ ना क्लास 10th में 11th में कि वो मॉलिक्यूल जो अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है, अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन को निकालता है, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। तो यहां से H पॉजिटिव आयन निकला कि नहीं है सर, इसका मतलब क्या है, एसिडिक है। इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक है। अगला केस देखो, अगला केस देखो, ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। ये है हमारे पास C, यहां पे ले लिया मैंने F, यहां पे मैंने ले लिया H, 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 ठीक है। हाँ सर, दूसरा केस पे आओ, दूसरा केस पे आओ। मैंने लिया C, C, F, H, 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 ठीक। हाँ सर, मुझे ये बताओ फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप, फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप हो गया। हाँ सर, फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है। यस सर, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। ये सारी बातें बता रखा हूं सर, बिल्कुल बता रखी हूं। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा कि बीटा हाइड्रोजन। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा कि बीटा हाइड्रोजन। तो आप दिमाग में एक बात बिठा लो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जितना पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जितना पास हाइड्रोजन उतना अधिक एसिडिक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जितना पास हाइड्रोजन उतना अधिक एसिडिक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जितना पास हाइड्रोजन उतना अधिक एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक बात है ये सर, इसका मतलब सर ये मोर एसिडिक होगा। और ये थोड़ा सा लेस एसिडिक होगा, ये थोड़ा सा लेस एसिडिक होगा। ठीक बात है हाँ सर, ठीक बात है हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ गया बात? आप लोग बात को समझ गए? ये सर बिल्कुल समझ गए। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब किस पे चलते हैं? कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब देखना, ध्यान देना, ध्यान देना। बेस को हमेशा किसकी तलाश होगी बेटा? आपको एक बात पता है, अनलाइक अट्रैक्ट, बेस को हमेशा किसकी तलाश होगी? अपने अपोजिट नेचर वाले बंदे की। बेस को हमेशा किसकी तलाश होगी? अपने अपोजिट नेचर वाले बंदे की। और बेस से बिल्कुल अपोजिट नेचर किसका होता है? एसिड का। बेस से बिल्कुल अपोजिट नेचर किसका होगा? सर एसिड का होगा। तो इस बेस को किसकी तलाश है? एसिड का। अब सर एसिड मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि इस बेस को H+ की तलाश है। हाँ सर, अब इस बेस के पास दो ऑप्शन है, इस बेस के पास दो ऑप्शन है। सबसे अधिक एसिडिक हाइड्रोजन सर ये अल्फा वाला, उसके बाद बीटा वाला। तो बेस के पास दो ऑप्शन है, इस बेस के पास दो ऑप्शन है कि ये जाए इस बीटा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे और क्या करे? इस बीटा हाइड्रोजन को छीन ले। बेस के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि ये बेस जाए इस बीटा हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे और उसको छीन ले, और उसको छीन ले। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? दूसरा ऑप्शन क्या हो गया कि जो बेटा बेस है हमारा, ये जो हमारा बेस है, ये अल्फा हाइड्रोजन के पास जाए और उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे और क्या करे? इस H को, अल्फा वाला H को छीन ले। पहला ऑप्शन क्या है बेस के पास? पहला ऑप्शन तो ये हो गया, दूसरा ऑप्शन ये हो गया। पहला ऑप्शन क्या है कि बेस जाके बीटा हाइड्रोजन को छीन ले। दूसरा ऑप्शन कि बेस जाए और अल्फा हाइड्रोजन को छीन ले। सर किसको छीनेगा? किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा? किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेटा? अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बेस जो है वो अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करता, अल्फा हाइड्रोजन को कैप्चर नहीं करता, वो बीटा हाइड्रोजन को पकड़ लेता है। बेस क्या करता है? अल्फा हाइड्रोजन को नहीं छीनता, अल्फा हाइड्रोजन को नहीं कैप्चर करता, वो जाके बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेता है। ठीक है हाँ सर। अब इसको बीटा हाइड्रोजन में से चाहिए क्या? H पॉजिटिव। इसको बीटा हाइड्रोजन में से क्या चाहिए? H पॉजिटिव। यही ना चाहिए? यही ना चाहिए? यस सर बिल्कुल यही चाहिए। H पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट होगी बेस को। तो क्या करेगा ये? इसमें से इस बॉन्ड के जो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, इस बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ सर, तो वो ये बेस क्या करता है? उन इलेक्ट्रॉन से इसका कोई मतलब ही नहीं है, वो जाके चुपचाप यहां से सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव को लेता है। किसको लेता है? H पॉजिटिव को लेता है। अब जैसे ही ये बेस इस H पॉजिटिव को लिया, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो गए और अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देते हैं। जैसे ही ये बेस जो है बेटा वो बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर करता है,
तो बीटा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में चले जाते हैं और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह से डबल बॉन्ड लगता है बनने। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे बेटा एक बात बताओ कि जैसे ही अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा, क्या ये कार्बन पेंटावैलेंट नहीं होने लगेगा? समझो कि जैसे ही अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, जैसे ही अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, क्या ये कार्बन पेंटावैलेंट नहीं हो गया? सर 1 2 3 4 5, हाँ सर, इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गया। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है कभी? क्या कार्बन कभी 5 बॉन्ड बना सकता है? सर नहीं बना सकता। तो ये कार्बन क्या करेगा? क्या करेगा? बोलेगा मैं 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता भाई, मेरे बस की बात नहीं है, मैं 5 बॉन्ड तो नहीं बनाऊंगा। तो ये कार्बन तुरंत क्या कर देता है बेटा? ये कार्बन जो है ये जो कार्बन है वो अपने और ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है, अपने और ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है। किस तरह से तोड़ता है? हेटेरोलिटिक ब्रेक करता है। कैसे तोड़ता है? हेटेरोलिटिक ब्रेक करता है। कैसे तोड़ता है? हेटेरोलिटिक ब्रेक करता है। हुआ क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास बेस था, बेस गया, बेस जाके बीटा हाइड्रोजन में से H प्लस को एक्सट्रैक्ट किया, बीटा हाइड्रोजन में से H प्लस को कैप्चर किया, जिसकी वजह से बीटा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गए, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगा, वैसे ही कार्बन जो है, ये जो कार्बन है वो इस ब्रोमीन को अपने अंदर से बाहर निकाल दिया, अपने पास से बाहर को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। और जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ वो कुछ ऐसा हो गया, CH H H और H और H। ठीक बात है, हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ और हमारे पास क्या बच गया? प्लस ऑफ Br नेगेटिव बाहर को चला गया, एलिमिनेट हो गया। यहां पे भी इसको हम लोग एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एलिमिनेशन बेटा इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां से हैलोजन यानी कि ब्रोमीन भी एलिमिनेट हुआ और यहां से हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हुआ, यानी कि यहां से 2 चीजें एलिमिनेट हो गई, ऐड कुछ नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं हुआ। यहां से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों क्या हुए? बाहर को निकल गए, सब्सट्रेट को छोड़ दिए, सब्सट्रेट को एलिमिनेट कर दिए। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ सर। अगली बात ध्यान देना बेटा, ये जो बेस है वो उस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये जो बेस है वो उस वाले बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा जो बीटा हाइड्रोजन इस ब्रोमीन से एंटी पोजीशन पे हो, इस ब्रोमीन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इस ब्रोमीन के बिल्कुल अपोजिट यही ना होगा, ब्रोमीन नीचे को है तो ये बंदा ऊपर को है, इस ब्रोमीन से बिल्कुल अपोजिट यही ना होगा। हाँ सर बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल रही आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया? हाँ सर, क्योंकि ये बेस जो है वह ब्रोमीन यानी कि हैलोजन के अपोजिट डायरेक्शन वाले, हैलोजन के एंटी डायरेक्शन वाले H प्लस को कैप्चर कर रहा है। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी एलिमिनेशन। फिर से समझो एंटी एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो बेस है वो हमारे ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन हो, हैलोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, कुछ भी हो, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, जो हमारा बेस है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन वाले, बिल्कुल एंटी वाले H प्लस को हटा रहा था। जो बेस था वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अपोजिट डायरेक्शन वाले H प्लस को कैप्चर कर रहा था। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन भी। ठीक है, तो चलो उस पॉइंट को लिखता हूं। H the beta hydrogen which is at anti-position with the more electronegative element is captured out
is eliminated out इसको ठीक से लिख दो, eliminated out, that is why it is also called as beta, sorry, also called as anti-elimination reaction. समझ गए बात को? तो इसको एंटी एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, ये बात भी क्लियर हुआ? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बच्चों का डाउट आएगा, सर पहली बात, एंटी पोजीशन वाले हाइड्रोजन को ही क्यों, जो बेस है वो एंटी पोजीशन वाले हाइड्रोजन को ही क्यों एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एंटी पोजीशन वाले हाइड्रोजन को ही क्यों कैप्चर करेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर जब मोर एसिडिक हाइड्रोजन ये है तो ये बेस इसको क्यों नहीं जाके पकड़ेगा? जब मोर एसिडिक हाइड्रोजन ये है तो ये बेस इसको क्यों नहीं जाके पकड़ेगा? अच्छी बात है। दो क्वेश्चन हो गया। चलो समझते हैं, पहले आप इसको लिख लो फिर इसको समझते हैं। एकदम ध्यान देना, एकदम फोकस से सुनना, सारी बातों को समझा दूंगा, बट उसके पहले आप इसको लिखो। चलो बेटा, अब हम लोग अगला पॉइंट को समझते हैं ना। क्वेश्चन क्या है? वाई अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट एब्स्ट्रैक्टेड आउट, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा? और समझते हैं। H Br और ये हो गया H। सबसे पहला दो रीजन बताऊंगा, दोनों ही बहुत ही अच्छे रीजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हैं, इनको फोकस से सुनना। पहला रीजन क्या? मान लो कि बेस आया, B नेगेटिव आया, और इस बेस को क्या चाहिए? सर इस बेस को तो सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव चाहिए, इसको सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव चाहिए। चलो इसने क्या किया, यहां से इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और क्या बन गया? जैसे ही ये बेस इस H को यहां से इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या हमें कुछ ये वाला मॉलिक्यूल मिल जाएगा? CH नेगेटिव, ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये हो गया हमारे पास Br और ये हो गया हमारे पास H, प्लस अब BH, ये बाहर निकल गया। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान देना बेटा, पहली प्रॉब्लम क्या आई? यहां पर बेटा पहली प्रॉब्लम ये आई कि ये हैलोजन जो है वो एलिमिनेट हुआ ही नहीं। हमको अल्कीन बनाना था, हम अल्कीन बना ही नहीं पाए, पहला प्रॉब्लम। दूसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या हुआ कि बेटा जो कार्बन है ना, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। कार्बन को अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज पसंद है क्या? कार्बन को अपने ऊपर अनायन पसंद है क्या? सर नहीं पसंद। बेटा एक बच्चा बोलेगा कि सर जो ब्रोमीन है वह इस अनायन को स्टेबल तो कर ही रहा होगा ना। ये जो ब्रोमीन है ये एक -I ग्रुप है, अगर ये ब्रोमीन एक -I ग्रुप है तो वह इस माइनस चार्ज को स्टेबल तो करेगा माइनस इफेक्ट के द्वारा। ये ब्रोमीन -I इफेक्ट के द्वारा इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल तो करेगा। मैं बोलूंगा तुम जो सोच रहे हो ना बहुत बेकार सोच रहे हो। बच्चा पूछेगा क्यों सर? मैं बोलूंगा कि जो बेटा मिथाइल है ये तो एक +I ग्रुप है। हाँ सर, तो ये क्या कर रहा है? ये इस नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल कर रहा है। +I ग्रुप डिस्टेबलाइजेज द नेगेटिव चार्ज और -I ग्रुप स्टेबलाइजेज द पॉजिटिव चार्ज। यानी कि मानता हो कि तुम्हारा ये -I ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बंदा पीछे से इसको अनस्टेबल भी कर रहा है। मतलब ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। अब बताओ कौन अनस्टेबल होना चाहेगा? दुनिया में अनस्टेबल कौन होना चाहेगा? यहां पे हुआ क्या कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया। मॉलिक्यूल अनस्टेबल होना चाहेगा क्या खुद से? नहीं सर, नहीं होना चाहेगा। पहला रीजन तो ये कि यहां पर कार्बन के ऊपर एक चार्ज आ जाता था और ये चार्ज मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर रहा था। इस वजह से हम लोग ये काम नहीं करेंगे कि हम लोग अल्फा कार्बन को एब्स्ट्रैक्ट आउट नहीं करेंगे। इस वजह से अल्फा कार्बन एब्स्ट्रैक्ट आउट नहीं होगा। पहला रीजन तो ये हो गया। और दूसरा रीजन समझते हैं।
और दूसरा रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा रीजन है, सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है, सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है ना। आओ समझो, आओ समझो। ये हो गया सी, ये हो गया एच, ये हो गया बी आर। ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, ध्यान से सुनना। ये जो बी नेगेटिव है, ये जो मेरे पास बी नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि सर हमारे पास कोई बेस है, उस बेस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ये बी नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो हमारे पास कोई बेस है और उस बेस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस बेस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, हमारे पास OH नेगेटिव, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो OH है, इसमें ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या कि इस ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यहां पर भी इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या कि बेस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ कि जब तक ये बेस न्यूट्रल था, जब तक ये बेस न्यूट्रल था, मान लो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, मान लो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, जब तक ये बेस न्यूट्रल था, मान लिया इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर बेटा जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, नेगेटिव। अब समझो बात को, जब तक ये बेस न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है और जितने प्रोटॉन है इसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये बेस अभी तक न्यूट्रल है। हाँ सर, सही बात है। लेकिन जैसे ही ये बेस नेगेटिव चार्ज हुआ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अधिक हो गया। इस बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ कि इसके पास अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, हाँ सर। तो जैसे ही बेटा इस बेस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, इस बेस के पास जैसे ही ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके अब एक लोन पेयर बन गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके अब एक लोन पेयर बन गए। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके अब एक लोन पेयर बन गए। सर बिल्कुल बन गए, सर बिल्कुल बन गए। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन दोनों सेम एटम से अटैच हैं। ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन दोनों सेम कार्बन से अटैच हैं। ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन दोनों सेम कार्बन से अटैच हैं। हाँ या ना? सर बिल्कुल सही बात है, सर बिल्कुल सही बात है। ब्रोमीन जो है वो 17th ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ब्रोमीन जो है वो 17th ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। बना दो 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। हाँ सर, यानी कि इस ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर है, इस बेस के पास भी लोन पेयर है, इस ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर है, इस बेस के पास भी लोन पेयर है। जाहिर सी बात है, अगर बेस के पास लोन पेयर होगा तभी तो बेस H पॉजिटिव को लोन पेयर डोनेट करेगा ना। अगर बेस के पास लोन पेयर होगा तभी ना बेस H पॉजिटिव को लोन पेयर डोनेट करेगा। अरे हाँ या ना बोलो भाई। सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान देना, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। आपने केमिकल बॉन्डिंग में एक टर्म पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में एक टर्म पढ़ा होगा। सर कौन सा टर्म? लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर रिपल्सन जो होता है ना, ये क्या होता है बेटा? ये सबसे ज्यादा होता है। लोन पेयर रिपल्सन सबसे अधिक होता है। उसके बाद क्या होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। उसके बाद क्या होता है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सबसे तगड़ा रिपल्सन कहां होता है? सबसे तगड़ा रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच। उसके बाद कहां होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच। और सबसे कम रिपल्सन कहां होता है? बॉन्ड पेयर के बीच। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? इतनी बातें क्लियर हैं क्या? सर बिल्कुल क्लियर है, सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब आप मुझे बताओ, ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम एटम से कनेक्टेड है ना? हाँ सर। तो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, इस हाइड्रोजन को कैप्चर करने के लिए बेस को इस कार्बन के आसपास आना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का भी साइज छोटा है। ठीक है, ठीक है। इस हाइड्रोजन को कैप्चर करने के लिए इस बेस को इस कार्बन के आसपास आना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल सही बात है। जैसे ही ये बेस इस कार्बन के आसपास आएगा, क्या यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं? जैसे ही ये बेस इस कार्बन के पास आया, इस बेस के बीच में और इस ब्रोमीन के बीच में लोन पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा कि नहीं? सर बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो जैसे बेटा इन दोनों के बीच में लोन पेयर रिपल्सन बढ़ा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल, तो मॉलिक्यूल क्या कहेगा? मॉलिक्यूल तुरंत बेस को क्या बोलेगा? भाग यहां से, जल्दी भाग यहां से, मैं अनस्टेबल हो रहा हूं। मॉलिक्यूल तुरंत इस बेस को यहां से भगा देगा। तो अब ये बेस क्या बोलेगा कि यार ये तो हाइड्रोजन बहुत एसिडिक था लेकिन मुझे मिल नहीं पाया। तो बेस क्या बोलेगा? चलो अब बीटा पे चलते हैं।
उसको तो H+ चाहिए, चाहे जैसे चाहिए, तो वो कहां पे चलेगा, अब वो बीटा पे चल देगा। अब वो थोड़े से लेस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसको चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो आप ये बात समझ पाए कि अल्फा पोजीशन पे क्यों नहीं हो रहा है, अल्फा कार्बन वाले अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं कैप्चर हो रहा है। ये बात समझ चुके हैं, ये बात आप समझ चुके हैं, दोनों रीजन से आप समझ चुके हो सर, बिल्कुल समझ चुके हैं सर, बिल्कुल समझ चुके हैं। अब आओ लगे हाथ हम लोग ये भी बता देते हैं। तो अब ये बेस जो है वो अल्फा कार्बन पे तो जा नहीं पाएगा, अल्फा कार्बन पे तो जा नहीं पाएगा, नो सर, क्योंकि रिपल्सन बढ़ जा रहा है। तो बेस कहां पे जाएगा, बीटा कार्बन पे। अब सर बीटा कार्बन में एंटी वाले हाइड्रोजन के पास क्यों जा रहा है, बीटा कार्बन में ये एंटी वाले हाइड्रोजन के पास क्यों जा रहा है, यहां पे भी सेम रीजन है, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। अब आप मुझे बताओ, एक बंदा यहां पे है, इस ग्रुप में, इस ग्रुप में, इस ग्रुप में, इस ग्रुप में, या इस ग्रुप में, या इस ग्रुप में, सबसे कम रिपल्सन कौन से ग्रुप में होगा, तो तुम बोलोगे सर इस पोजीशन पे सबसे कम रिपल्सन होगा। क्यों? समझो कि जो हाइड्रोजन है बेटा वो बिल्कुल इस ब्रोमीन के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल इस ब्रोमीन के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन से बिल्कुल अपोजिट है, ये हाइड्रोजन इस, समझो कि ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे से, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ गया, इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ गया, इन दोनों के बीच में क्या बढ़ गया, सेपरेशन, यानी कि इस ब्रोमीन और इस हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, हाँ सर। अब बेस क्या करेगा, बेस इस हाइड्रोजन के पास आएगा, बेस इस हाइड्रोजन के पास आएगा कि नहीं आएगा, यस सर बिल्कुल आएगा। तो क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत अधिक दूरी पे हैं, सबसे अधिक डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, इस वजह से सबसे कम, जब बेस इस हाइड्रोजन को कैप्चर करने आएगा तो बेस और इस ब्रोमीन के बीच में सबसे कम रिपल्सन होगा। समझ पाए बात को। यहां भी क्या है, अगर इस हाइड्रोजन के पास आता तो ये भी इसके बिल्कुल अपोजिट नहीं है, मतलब डिस्टेंस कम है, लेकिन यहां पर सबसे अधिक डिस्टेंस होगा, क्योंकि इस, समझो बात को समझो कि यही एंटी वाला हाइड्रोजन क्यों, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो बेटा एंटी वाला हाइड्रोजन होता है वह इस ब्रोमीन ग्रुप से सबसे दूर है, वह इस हाइड्रोजन ग्रुप से सबसे दूर है, और जो हाइड्रोजन ग्रुप से सबसे दूर होगा उसी को बेस क्या करेगा, कैप्चर करेगा। ठीक बात है, यस सर। सबसे दूर वाले को भी बेस क्यों कैप्चर करेगा, क्योंकि जो बंदा सबसे दूर वहां पर सबसे कम रिपल्सन, और बेस हमेशा रिपल्सन को मिनिमाइज करना चाहेगा ताकि मॉलिक्यूल भी स्टेबल रहे, वो भी स्टेबल रहे। जैसे रिपल्सन बढ़ा बेस का भी एनर्जी बढ़ जाएगा, बेस भी हो जाएगा अनस्टेबल और मॉलिक्यूल भी हो जाएगा अनस्टेबल। तो आपको यह बात समझ में आई कि एंटी पोजीशन वाला, एकदम विपरीत वाला हाइड्रोजन क्यों कैप्चर किया जा रहा है, बीटा वाला क्यों कैप्चर किया जा रहा है। दोनों बात आप समझ चुके हो, दोनों बात आप समझ चुके हो क्या सर, बिल्कुल समझ चुके हैं। तो बेटा अब एक काम करो, आगे की बात समझते रहो। आई होप कि आपने सब चीजों को लिख लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, तो चलो बेटा अब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, कि E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि ये वन स्टेप रिएक्शन होता है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ये वन स्टेप रिएक्शन है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वाओ, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा। सबसे पहले मैंने ये बेस ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मैंने हीट भी यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला ये बेस जो है, ये जो हमारे पास NH2 नेगेटिव, हमारे पास ये जो NH2 नेगेटिव बेटा, ये जो हमारे पास बेस है वो क्या करेगा, H+ को कैप्चर करेगा। कौन से H+ को कैप्चर करेगा, उस H+ को कैप्चर करेगा जो बीटा पोजीशन पे है, एंटी टू दी X ग्रुप, यानी कि बीटा पोजीशन पे एक ये वाला H+ जो है वो बिल्कुल इसके एंटी है। बीटा पोजीशन पे जो ये वाला हमारे पास हाइड्रोजन है वो बिल्कुल इस X के एंटी है। तो क्या करेगा ये बेस जाके इसको कैप्चर करेगा, क्या करेगा, कैप्चर करेगा। ठीक। तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे होगा फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब सुनो होगा क्या, ये बेस गया यहां से इस हाइड्रोजन के पास से, यहां से ये बेस गया, यहां से बेस H+ को कैप्चर करना शुरू किया। ये बेस गया यहां से H+ को कैप्चर करना शुरू किया। तो ये क्या करेंगे बेटा, ये क्या, उसके बाद क्या होगा, बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये बेस इस H+ को कैप्चर करना शुरू करेगा, बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में, अल्फा बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक बात है, हाँ तो बिल्कुल ठीक बात है। जैसे ही बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन इस अल्फा बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट हुए, वैसे ही अल्फा बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने लगेगा।
सर क्यों होने लगेगा? बेटा एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बन जाएगा? डबल बॉन्ड नहीं बन जाएगा? सर बिल्कुल बन जाएगा। एक बॉन्ड पहले से है, एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा बन गया। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों कार्बन के बीच में आए, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मिल जा रहे हैं। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग आसान भाषा में क्या कह देते हैं कि ये बॉन्ड यहां से यहां को शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां को शिफ्ट हो गया। समझ पाए बात को? यस सर बिल्कुल समझ पाए बात को। तो अब बात को समझो बेटा, अगर ये बॉन्ड यहां से यहां पे शिफ्ट हो रहा है तो आप ये बताओ ये क्या यहां पे x क्या होगा? x बेटा लीव करने लगेगा। सर क्यों लीव करने लगेगा? अब बात को समझो, जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहां से उठ के यहां पे शिफ्ट हुआ, इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा, इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। सर बना के दिखाओ, चलो बना के दिखाता हूं। देखो ये वाला बॉन्ड यहां से टूटा और यहां पे आके शिफ्ट हुआ, क्या इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड नहीं हो गया? क्या इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड नहीं हो गया? सर बिल्कुल हो गया। कार्बन कभी 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? सर नहीं बना सकता। तो कार्बन के पास क्या ऑप्शन बचा? हाइड्रोजन को अपने पास से हटा दो, एक्स को अपने पास से हटा दो। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इस एक्स को अपने पास से हटा देगा, इस x को अपने पास से हटा देगा। समझ पाए बात को? समझ पाए बात को? हाँ सर बिल्कुल समझ पाए बात को। तो अब बात एक ध्यान देना आप कि यहां से ये वाला बॉन्ड का शिफ्टिंग, ये वाले बॉन्ड का इस वाले बॉन्ड का शिफ्टिंग, यहां से इस वाले बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर को, और इस वाले बॉन्ड का ब्रेकिंग और इस H+ का कैप्चरिंग, तीनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे हैं। ये H+ का कैप्चर होना, इस बॉन्ड का इधर को शिफ्ट होना और X नेगेटिव का लीव होना, ये तीनों प्रोसेस एक ही स्टेप में होते हैं। ये तीनों प्रोसेस एक ही स्टेप में होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। इस वजह से यहां पे क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। सर ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखेगा? आओ देखते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट हमको दिखेगा कैसा। सी ठीक, ये हो गया पहले H, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। ये हो गया C, ये हो गया ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा H। अब देखो हो क्या रहा है? हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, बिल्कुल ठीक बात है। इस हाइड्रोजन से ये NH2 नेगेटिव जुड़ रहा था, इस H+ से इस हाइड्रोजन से ये NH2 नेगेटिव जुड़ रहा था, ऐड हो रहा था। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कर लिया मैंने एडिशन। उसके बाद क्या था बेटा? उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा था बेटा। इस NH2 नेगेटिव और इस H के बीच में बॉन्ड बन रहा था। हाँ सर। सिमिलरली कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। तो ये कर दिया मैंने डैश डैश। ठीक, हाँ सर। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ सर, ये कर दिया मैंने एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक बात है? हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। अगली बात देखो सर, ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ये कर दिया मैंने। ठीक, यस सर। ये क्या है हमारा? ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में जितना अधिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उतना ही बॉन्ड ब्रेकिंग हो चुका होता है। ट्रांजिशन स्टेट में जितना बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होता है उतना ही बॉन्ड की ब्रेकिंग भी हो चुकी होती है। ये बातें क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। सर बिल्कुल क्लियर है। यहां पे क्या हो रहा है बेटा? इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो BF। इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, तो BB। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पे फिर से BF। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, तो BB। ठीक बात है? हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। तो BF मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, BB मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ गए बात? सर बिल्कुल समझ गए बात को। तो ये बेटा क्या हो गया? यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि सर यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड पूरी तरह से बन गए होंगे एक टाइम के बाद, ये पूरी तरह से लीव कर गया होगा और ये भी पूरी तरह से बॉन्ड फॉर्म हो गया होगा। तो आफ्टर सम टाइम रिएक्शन कैसा हो जाएगा? रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड C। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो
ये लिख दिया मैंने H, ये लिख दिया मैंने H। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने लिख दिया H और ये लिख दिया मैंने H। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। प्लस ये दोनों मिलके NH3 बना दिए, ये और ये मिलकर क्या बना देंगे, NH3 बना देंगे, और ये NH3 लीव कर गया तो NH3। ठीक है, प्लस ये बेटा X जो है ये भी X नेगेटिव के फॉर्म में लीव कर जाएगा तो प्लस ऑफ X नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आया, E2 रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आया, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आया। ठीक है, पक्का। मैकेनिज्म की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैकेनिज्म से रिलेटेड सारी बात बता देता हूं मैं। पहली बात क्या है कि यहां पे हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसा है सर, ट्रांजिशन स्टेट कैसा है, ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन जो है कैसा है बेटा, देखो चलो मैं इसको बताता हूं, उसको लिखवाता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं लिखवाता हूं कौन कैसा है। चलो बेटा हम लोग कुछ आगे की बात समझते हैं। फिर वो आगे की बात क्या है, देखो यहाँ पर जो बेटा हमारा फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन है बेटा क्या होगा, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेट होगा। यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन है क्या यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेट होगा, तो बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। चलो अच्छी बात, ये हमारा RDS ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। अब देखो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे हो क्या रहा है इस रिएक्शन, इस पूरे रिएक्शन में हो क्या रहा है सर, एलिमिनेशन हो रहा है। एक मिनट में मैं अगर आपसे एक बात पूछता हूं कि इस पूरे रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस पूरे रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे हो रहा है एलिमिनेशन। यहां से लेके यहां तक आने में हो क्या रहा है सर, एलिमिनेशन। लिख लीजिए एलिमिनेशन। ठीक है, हाँ सर, पक्की बात सर। अब ये बताओ कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, कितने मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है सर, एक मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल तो सर बेस हो गया और एक पूरा ये मॉलिक्यूल रिएक्टेंट, एक मॉलिक्यूल तो पूरा बेस हो गया और एक पूरा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट हो गया, समझ गए बात को, हाँ सर। यानी कि ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, यानी कि ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। क्या हो गई 2। अब सर ये मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ये आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे। अभी के लिए आप मुझे ये बताओ कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में RDS में कितने स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, तो तुम बोलोगे कि सर एक मॉलिक्यूल तो ये बेस इन्वॉल्व है और एक पूरा ये सबस्ट्रेट, यानी कि एक पूरा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है और एक हमारा बेस इन्वॉल्व है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। RDS में 2 मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, हाँ सर। तो 2 मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है तो एलिमिनेट, क्योंकि पूरे रिएक्शन में एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइमॉलिक्यूलर। फिर रिएक्शन, इसको एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसी को लोग ढंग से अरेंज कर देते हैं बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों कहते हैं, समझ में आया, क्यों कहते हैं, समझ में आया, यस सर बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में 2 मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, एक तो हो गया बेस, एक तो हो गया हमारा रिएक्टेंट। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और हो क्या रहा है, पूरे रिएक्शन में ओवरऑल एलिमिनेशन हो रहा है, पूरे रिएक्शन में ओवरऑल एलिमिनेशन हो रहा है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसको बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं। आई होप ये बात आप समझ चुके हो, ये बात आप समझ चुके हो ना, पक्की बात। यस सर बिल्कुल पक्की बात, सर बिल्कुल पक्की बात। अच्छा अगला पॉइंट सुनो, मैं तुमसे पूछता हूं कि इसका रेट इक्वेशन बताओ। मैं तुमसे पूछता हूं कि इसका रेट इक्वेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, रेट इक्वेशन क्या होता है बेटा, रेट इक्वेशन होता है K इंटू कौन कौन से मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनका कंसंट्रेशन, यही होता है ना सर, बिल्कुल। तो बच्चा बोलेगा सर इसमें सबसे पहले तो ये हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है यानी कि RX, ये हमारा क्या हो गया, एक टाइप का अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर ये पूरा बंदा क्या हो गया, ये तो पूरा, ये देखो ध्यान से देखो, यही ना स्ट्रक्चर है CH3 CH2
और यहाँ पे X, तो ये हमारा हो क्या गया, ये हमारा अल्काइल हैलाइड हो गया। हाँ सर, तो सबसे पहले तो क्या होगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RX अल्काइल हैलाइड, ये पूरे कार्बन वाले ग्रुप को मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, इंटू बेस का कंसंट्रेशन। क्या इसका रेट इक्वेशन आप समझ पाए, इसका रेट इक्वेशन आप समझ पाए सर? बिल्कुल। कैसे ये इक्वेशन क्यों हुआ, क्योंकि सर देखो सर, ट्रांजिशन स्टेट में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे पास अल्काइल हैलाइड RX और बेस दोनों इन्वॉल्व हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में RX और बेस दोनों इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब रिएक्शन जो है, रिएक्शन का रेट जो है वह RX के कंसंट्रेशन और बेस के कंसंट्रेशन दोनों से अफेक्टेड होगा। यानी कि अगर बेस का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तब भी रेट पे फर्क आएगा, अगर बेस का कंसंट्रेशन कम कर देंगे तब भी रेट पे फर्क आएगा, अगर RX यानी कि अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तब भी रेट पे फर्क आएगा, और अगर अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन कम कर देंगे तब भी रेट पे फर्क आएगा, तब भी रेट पे फर्क आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेट है रिएक्शन का वो बेस के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है और अल्काइल हैलाइड के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हुआ, क्या ये बात क्लियर हुआ सर? बिल्कुल क्लियर हुआ। इस वजह से जो हमारा रेट इक्वेशन है वो क्या हो गया, K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ RX इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक बात है, ये बात भी समझ पाए आप लोग, ये बात भी आप लोग समझ पाए? ठीक है, चलो तो जल्दी से अब आप इसको नोट कर लो, कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं और टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जल्दी करो बेटा। तो चलो बेटा, अब आप लोग इन सारे पॉइंट्स को लिख लो और इनको अच्छे से लर्न कर लो। लर्न क्या करना है, सारे पॉइंट को आप समझ चुके हो, इन सबको आपको याद रखना है। यानी कि आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम में अगर आपको आगे डिफाइन E2 रिएक्शन, तो इन सारे पॉइंट्स को पूरा मैकेनिज्म सब कुछ लिख देना अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अगर 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स है, उस हिसाब से आप लोग सारे पॉइंट्स को लिखना। ठीक है, चलो आओ समझते हैं। पहले क्या है, E2 रिएक्शन इज वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, हमको पता है कि ये एक स्टेप का रिएक्शन होता है। द स्टेप इज बायोमोलिक्यूलर, ये भी देख लिया था हम लोगों ने कि बायोमोलिक्यूलर स्टेप है। एंड फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सर ये क्या होता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, इसको मैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ सर, दैट इज वाई E2 रिएक्शन, इस वजह से हम लोग इसको E2 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो एक्वस KO, अगर आपको क्वेश्चन में एक्वस KOH दिया है तो हम लोग क्या कराते थे, SN2। अगर हमको क्वेश्चन में एक्वस KOH दे देता था, एक्वस NaOH दे देता था, एक्वस KSH दे देता था, उस केस में हम लोग क्या कराते थे, उस केस में हम लोग कराते थे SN2। लेकिन अगर हमको अल्कोहलिक KOH दे दिया, उस केस में हम लोग E2 को प्रीफर करेंगे। किसको प्रीफर करेंगे बेटा, E2 को प्रीफर करेंगे। अगली बात, फॉर रेट ऑफ रिएक्शन मेक अल्कीन एंड चेक द स्टेबिलिटी। more is the alkene, more stable is the alkene, more will be the rate of reaction। अब अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा होगा कि कम होगा, आपको क्या करना है, अल्कीन बनाना है। अगर अल्कीन स्टेबल बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, अगर अल्कीन अनस्टेबल बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। ठीक बात है, पक्की बात है सर? बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है सर। अगला बात, अब अगर हम लोग हेलोजन के रिस्पेक्ट में, अगर हम लोग हेलोजन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो सबसे अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा अल्काइल आयोडाइड, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड, और सबसे घटिया रेट ऑफ रिएक्शन देगा अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, अगली बात, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। यहां पर बेटा X नेगेटिव तो लीव ही कर रहा है। हाँ सर, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगा हमारे लिविंग ग्रुप का, उतना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतना जल्दी रिएक्शन हमारा कंप्लीट होगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर। वन स्टेप रिएक्शन, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन विल हैपन साइमल्टेनियसली। रिएक्शन तो एक स्टेप का है और इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों प्रोसेस, दोनों स्टेप एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं। ठीक बात है, तो जल्दी से लिख लो इसको। तो चलो बेटा, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे E1 CB, और पहले क्वेश्चन करेंगे E2 से, पहले E2 रिएक्शन के क्वेश्चन करेंगे, E1 के क्वेश्चन करेंगे, फिर E1 CB पे आएंगे। पहले हम लोग E2 रिएक्शन के क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर E1 रिएक्शन के क्वेश्चन को कर लेंगे, उसके बाद E1 CB पे आएंगे। बट अभी क्या करते हैं हम लोग, पहले इसके सारे पॉइंट्स को खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट, all 5 bond involved in transition state are present in one plane। देखो देखो सी ऐसा था ना, जो हमारे पास बेटा ट्रांजिशन स्टेट था वो कुछ ऐसा ही था ना। हाँ सर, ऐसा ही था। H ये था हमारा
X, ये था हमारा H, और यहाँ पे क्या हो रहा था, ये हो रहा था हमारा NH2 नेगेटिव, यही था ना, हाँ सर। और ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा H। क्या हमारा ट्रांजिशन स्टेट ऐसा ही था? हाँ सर। अब आओ ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, ट्रांजिशन स्टेट में जो ये वाला कार्बन है, इस ये क्या है सर? ये कार्बन देखने में ऐसा लगेगा कि 1 2 3 4 5, देखने में तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये कार्बन ने, इस कार्बन ने 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रखे हैं। हाँ बेटा, सिमिलरली इस कार्बन पे आओ सर, ये कार्बन भी देखने में यही लगेगा कि इसने भी 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रखे हैं। यानी कि दोनों कार्बन एटम ट्रांजिशन स्टेट के देखने में ऐसा लगेंगे कि इन सब, ये सब क्या है, पेंटावेलेंट है। ट्रांजिशन स्टेट के दोनों कार्बन एटम देखने में कैसा लगेंगे, पेंटावेलेंट लगेंगे, बट एक्चुअल में है क्या, नहीं सर। ठीक, यस सर। तो यही बात लिखा। अब दूसरी बात, ये दोनों कार्बन एटम देखने में तो पेंटावेलेंट हो गए, हाँ सर, और ये दोनों कार्बन एटम जो देखने में पेंटावेलेंट है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। समझ गए बात को? तो यही बात लिखा है कि कार्बन एटम इज, अच्छा, 5 bonds involved in transition state are present in one plane, यानी कि 1 2 3 4 5, ये जो 5 बॉन्ड हैं जो ट्रांजिशन स्टेट में हमको दिख रहे हैं, इन 5 बॉन्ड में हम लोग पार्शियल बॉन्ड को भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। तो ये जो हमको बेटा ट्रांजिशन स्टेट में 5 बॉन्ड दिख रहे हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक तो ये पार्शियल बॉन्ड, एक तो ये पार्शियल बॉन्ड, 1 2, फिर ये 1 3 1 4 1 5। ठीक है, तो जितने भी पार्शियल बॉन्ड है प्लस कंप्लीट बॉन्ड है जो कि ट्रांजिशन स्टेट में प्रेजेंट हैं, तो उन दोनों को मिला के हम लोग बोल रहे हैं कि 5 बॉन्ड, और ये सारे 5 बॉन्ड जो हैं ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक, अगली बात देखो, कार्बन इज पेंटावेलेंट इन ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन कैसा है, पेंटावेलेंट है। अगली बात समझो, व्हेन लिविंग ग्रुप एंड बेस बोथ आर स्मॉल, जैसे बेटा ये क्या हो गया, ये X क्या है हमारा, ये है हमारा लिविंग ग्रुप, और ये NH2 क्या है, ये है हमारा बेस। जब ये बेटा लिविंग ग्रुप और बेस दोनों छोटे होंगे, दोनों साइज में छोटे होंगे, उस केस में क्या होगा, सेट जे प्रोडक्ट क्या होगा, वो प्रोडक्ट जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो वो मेजर होगा और हॉफमैन माइनर होगा। समझ पाए बात को? हाँ सर। अगर लिविंग ग्रुप और बेस दोनों साइज में छोटे हैं तो सेडजेफ प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो मेजर होगा, और हॉफमैन क्या होगा, माइनर होगा। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अगली बात, E2 रिएक्शन इज आल्सो एंडोथर्मिक इन नेचर, E1 की तरह E2 रिएक्शन भी एंडोथर्मिक इन नेचर का है। अगली बात ध्यान देना, E1 रिएक्शन में बेटा, E1 रिएक्शन में क्या हो रहा था सर, E1 रिएक्शन में कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हो रहा था। E1 में फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हो रहा था, बट E2 में किसका फॉर्मेशन होता है, E2 में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक बात है, पक्की बात है, हाँ सर। वहां पे इंटरमीडिएट क्या था सर, कार्बोकेटायन, और अगर कार्बोकेटायन बन गया तो रीअरेंज वगैरह भी करना है। यहां पर कार्बोकेटायन बना क्या सर, कोई कार्बोकेटायन नहीं बना, 1 स्टेप रिएक्शन है, तो यहां पर कोई रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं होगा, यानी कि E2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना। ठीक बात है, तो E2 रिएक्शन की सारी बातें यहां तक की सब सारी बातें आपको समझ में आई। E2 रिएक्शन में यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई, तो आप सारी बातों का अच्छे से नोट्स बना लो, लिख लो, रिवाइज कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही 2 चीज करेंगे। 2 चीज में क्या कि क्वेश्चन करेंगे और E1 से भी करके पूरा एलिमिनेशन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो, ख्याल रखो, पूरी जान लगा के मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।